नमस्ते। आज मैं फिर आ गया हूँ आपके पास पेन की कुछ नई जानकारी लेके। आज हम ये देखेंगे कि पेन कैसे आपके शरीर में पनपता है, कैसे वो ट्रांसमिट होता है, आपके ब्रेन तक जाता है, मस्तिष्क, और कैसे आप उसको महसूस करते हैं। इसको थोड़ा सिंपल वे में समझेंगे ताकि आपको ये समझ में आए कि कैसे पेन आपको प्रोटेक्ट करता है, कैसे अफेक्ट करता है, और अगर उसको ठीक नहीं किया गया तो आपको कैसे परेशान कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पेन होता क्या है ये हमने देखा है पहले वीडियो में, लेकिन आज हम देखेंगे कि पेन ट्रांसमिट कैसे होता है। तो आपके शरीर में कुछ प्राइमरी अफरेंस होते हैं। प्राइमरी अफरेंस का मतलब ये होता है कि सपोज ये अगर टिश्यू है, टिश्यू यानी आपका स्किन है, स्किन में बहुत सारे लेयर्स होते हैं। अब उस लेयर में ऐसे नर्व फाइबर्स होते हैं जो कि बहुत सारे होते हैं, जिनके कारण उन्हें वहां इसलिए रखा जाता है ताकि वो उसे सेंस कर सकें। सेंस किसको कर सकें? जैसे कि मैकेनिकल डिस्टॉर्शन। मैकेनिकल डिस्टॉर्शन का क्या मतलब है? सपोज अगर आप बैठे हैं कहीं, आपका टिश्यू, आपका स्किन दबता है, ठीक है, प्रेशर पड़ता है स्किन पे, प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण यहाँ पे महसूस होने की क्षमता आपकी बढ़ती है। तो ये नर्व स्टिमुलस जो है, ये नर्व्स जो है, ये सारे स्टिमुलेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसे हम एक्टिवेट बोलते हैं। अगर और डीप लैंग्वेज में जाए तो उसे हम डीपोलराइजेशन बोलते हैं। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है? डीपोलराइजेशन का मतलब होता है एक्टिवेट होना। उसमें करंट उत्पन्न होती है, जिसके कारण ये सेंसेशन कैरी करना शुरू करता है। अच्छा, सिर्फ ये सेंसेशन नहीं कैरी करता, यहाँ पे कुछ चैनल्स भी होते हैं, जैसे सोडियम, वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं, कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि हम बोलते हैं ट्रांजिएंट रिसेप्टर पोटेंशियल V1, ये सारे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, TRPV1 रिसेप्टर्स, और ऐसे बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं जो ये नर्व फाइबर एक्टिवेट करता है। वंस दिस इज एक्टिवेटेड, ये जो जितने रिसेप्टर्स हैं ये एक्टिवेट होते हैं, तो हमारा सेंसिटिविटी ऑफ द टर्मिनल बढ़ जाता है। अब सेंसिटिविटी क्या है? जैसे कि अगर आप देखेंगे कि हमारा जो नर्व फाइबर होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, आगे कुछ ऐसे स्टार लाइक प्रोजेक्शन होता है, बीच में एक ऐसा उसका स्टेम होता है, और पीछे सारे टर्मिनल्स होते हैं। तो सेंसिटिविटी ये जो टर्मिनल्स की है वो बढ़ जाती है, क्योंकि जितने भी रिसेप्टर्स हैं बॉडी में, वहां पे उस एरिया में, जिस सपोज अगर हम इसकी बात कर रहे हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके एक्टिवेट होने से यहाँ पे कुछ पदार्थ ऐसे रिलीज होते हैं, कुछ केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है, जिसके कारण इसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। क्या रिलीज होता है? यहाँ पे कुछ इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स जिसे हम बोलते हैं, जैसे कि सब्सटेंस P रिलेट होता निकलता है, कुछ कैटेकोलेमिन्स निकलते हैं, ग्लूकागॉन निकलता है, जिसके कारण यहाँ पे सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। इसके कारण क्या होता है? सेंसिटिविटी से ये होता है कि कुछ इनहांस्ड रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलता है। सपोज अगर आपको यहाँ पे चोट लगा है, आपका प्रेशर स्टिमुलस बढ़ा है, प्रेशर स्टिमुलस बढ़ने के कारण आपको दर्द हो रहा है, और अगर आपको फिर से कुछ वहीं पर तुरंत चोट लगे तो आपको ज्यादा दर्द होता है। आपने ये देखा होगा। उसी को हम बोलते हैं इनहांस्ड रिस्पॉन्स टू सेकेंड स्टिमुलस, बिकॉज यहाँ पे कुछ सेंसिटिविटी नर्व टर्मिनल्स की बढ़ गई है। ये जो नर्व टर्मिनल्स हैं इनकी सेंसिटिविटी काफी बढ़ गई है। अब इसी को हम बोलते हैं आगे जाके नर्व इंजरी। अच्छा, अभी तक तो सिर्फ यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो रहा था, कुछ पदार्थ, कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज हो रहे थे, जिसके कारण यहाँ पे काफी सारा इन्फ्लेमेशन हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है? यहाँ पे वी आर ऑल्सो सीइंग दैट यहाँ पे अब इंजुरी, क्योंकि यहाँ पे इतने इन्फ्लेमेशन हो गया है, इतने सारे पदार्थ निकल गए हैं, और आपको बार बार चोट लग रहा है, उसका ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उसके कारण यहाँ पे हम नर्व इंजरी हो जाता है। अब नर्व इंजरी क्या है? अब ये नर्व था, इसका ये स्टेम था, अब ये टूट गया। अब यहाँ पे से हम बोलते हैं नर्व इंजरी। नर्व इंजरी क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको बार बार चोट लग रहा है, उसमें इन्फ्लेमेशन हो रहा है। क्यों इन्फ्लेमेशन हो रहा है? सूजन क्यों हो रहा है? क्योंकि ये पदार्थ जो मैंने अभी आपको बताया वो रिलीज हो रहा है। वो रिलीज होने के कारण वहां पे नर्व को डैमेज पहुंचता है। बड़ी नर्व्स को नहीं, लेकिन छोटी नर्व्स को डेफिनेटली डैमेज पहुंचता है, जिसके कारण वहां पे नर्व इंजरी हो जाता है। अब नर्व इंजरी होने के कारण क्या होता है? यहाँ पे दो एंड्स बन जाते हैं। ये एक ये एंड हो गया नर्व का, और ये दूसरा एंड हो गया, क्योंकि यहाँ पे सूजन के कारण वो टूट गया है। छोटी नर्व फाइबर्स की बात कर रहा हूं मैं, जो कि आपका पेन को सेंस कर रही है। उसके टूट जाने से क्या होता है?
उसके टूट जाने से क्या होता है, ये दो पार्ट बन जाते हैं। एक पार्ट ये बन गया नर्व का और दूसरा पार्ट ये बन गया नर्व का। अब ये दोनों पार्ट्स की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे दोनों के पास अपना अपना ब्लड सप्लाई तो है ही। ब्लड सप्लाई होने के कारण इनको अपने न्यूट्रिशन तो मिल रहा है। ये जिंदा है, क्योंकि ये दोनों तरफ से जिंदा है, इसलिए यहाँ पे हम उसे बोल देते हैं कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्प्राउट्स। स्प्राउट्स क्या होता है, आपने देखा होगा, आप स्प्राउट्स खाते हैं घर में, तो हम दाना डालते हैं, सपोज मूंग डाला, हमने मूंग डाला या चना डाला, और उसमें फिर कुछ दिन के बाद ऐसे स्प्राउट्स निकल जाते हैं, जिसे हम स्प्राउट्स बोलते हैं। स्प्राउट्स खाना हेल्दी होता है, जैसे हम करते हैं ऐसा, उसी को बोलते हैं। जो कुछ यहाँ पे फिर क्या होता है कि बिकॉज इसको सूजन हो गया था, अब यहाँ पे इनके नर्व टर्मिनल्स और बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसको तो जोड़ने का ये इनका काम ये है कि ये चाह रहे हैं कि वापस अपने नर्व से जुड़ जाए, लेकिन उसके बीच में सब नर्व तो नहीं जुड़ पाते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, यहाँ पे ये स्प्राउट्स निकल जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं स्प्राउट्स। ध्यान से याद रखिए जो मैंने भी एक्सप्लेन किया। अब ये स्प्राउट्स क्या है, दे बिकम हाईली एक्टिव एंड दे आर वेरी सेंसिटिव। वाई दे आर सेंसिटिव, क्योंकि उस पर एक ऊपरी परत नहीं है, जो परत से सारे नर्व्स में होती हैं, जो उसको जहां पे सेंसेशन नहीं चाहिए वहां पे एक्टिवेट होने से रोकती है। तो क्योंकि ये परत उसके पास नहीं है, इसीलिए दे लीड टू एक्टिवेशन एंड दे लीड टू कांस्टेंट डीपोलराइजेशन, जो कि मैंने अभी आपको समझाया था। डीपोलराइजेशन का मतलब एक्टिवेशन। ये क्रॉनिक एक्टिवेशन होने लग जाता है, जिसके कारण आपको बार बार दर्द होता है, और ये कुछ कारण है, ये वन ऑफ द बिगिनिंग स्टेजेस ऑफ क्रॉनिक पेन है। इसीलिए मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि आप अपना पेन, अपनी इन्फ्लेमेशन, अपनी चोट को सही टाइम पे जरूर एड्रेस करें, सही फिजिशियन को जरूर दिखाएं। जो मैंने अभी आपको पदार्थ बोला था इन्फ्लेमेशन में, वो ये सारे पदार्थ हैं। सब्सटेंस पी जो मैंने आपको समझाया कि एक पदार्थ होता है, वैसे ही एक साइटोकाइन होता है। साइटोकाइन का मतलब जो इन्फ्लेमेशन में निकलता है, जैसे भी जहां भी सूजन होगा वहां पे हमारी जो न्यूट्रोफिल्स हैं, जो कि हमारी WBC है, अगर हम उसके लेमैन लैंग्वेज में बात करें WBC, तो वो ये रिलीज कराएगी। क्योंकि ये रिलीज होगा, उसके कारण कैटेकोलामिन्स रिलीज होगा, जो कि हम, आपको याद होगा, जब भी हमें दौड़ना होता है, हम जब डर रहे होते हैं, हमें जब फाइट करना होता है, तो वो एड्रेनलिन और एड्रेनलिन हमारे शरीर में निकलता है, ताकि वो हमें ताकत दे कि हम लड़ पाए। बट यहाँ पे क्योंकि इन्फ्लेमेशन हुआ है, और उस इन्फ्लेमेशन को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि वहां पे रिपेयर करना जरूरी है, इसलिए वहां पे कैटेकोलामिन्स बढ़ते हैं। कैटेकोलामिन्स बढ़ने से वहां पे अगेन जो मैंने आपको समझाया था कि सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, नर्व्स की भी बढ़ जाती है, उससे नर्व डैमेज भी होते हैं, और वहां पे स्प्राउट्स को भी वो काफी सेंसिटिविटी देते हैं। ऐसा नहीं है कि कैटेकोलामिन ही है रिस्पॉन्सिबल जिसके कारण दिक्कत हो रही है। दिक्कत बहुत कारणों से होती है, गलती हमारी होती है, हम उसे ठीक नहीं करते टाइम पे, लेकिन शरीर अपना काम करने की कोशिश कर रहा है। उस प्रक्रिया में कैटेकोलामिन उसको सेंसिटिविटी करता है। तो सपोज अगर आपको बार बार चोट लग रहा है, आप कुछ भी ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको बार बार दर्द हो रहा है, लेकिन आप उसको एड्रेस नहीं कर रहे हैं, तो शरीर क्या करेगा, शरीर को थक हार के इट विल लीड टू क्रॉनिक पेन, जो कि मैं समझाना चाह रहा हूं आपको। नाउ अब आगे क्या होता है, अब यहाँ पे तो हो गया कि हमने हमारे यहाँ पे स्किन था, स्किन में हमारे नर्व फाइबर्स थे। अब नर्व फाइबर्स एक्टिवेट हो गए। अब आप आगे क्या होता है, आगे ये होता है कि नर्व फाइबर्स बड़े नर्व्स के थ्रू आगे ले जाते हैं सेंसेशन। ये जो मैंने आपको बताया नर्व फाइबर्स, जी हाँ, इसके कारण अब इसके थ्रू ये जो बड़ा नर्व है, जिसे हम क्या बोलते हैं, हम उसे बोलते हैं प्राइमरी अफरेंट। अब प्राइमरी अफरेंट का क्या मतलब है, प्राइमरी अफरेंट का मतलब है कि स्पाइनल कॉर्ड में ये जो बड़ा मोटा नर्व है, वो नर्व्स को, वो सेंसेशन को कंडक्ट करके आपके स्पाइनल कॉर्ड तक ले जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड कैसे रहता है, स्पाइनल कॉर्ड में कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम ग्रे मैटर ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। बटरफ्लाई शेप्ड होता है, ऑलमोस्ट बटरफ्लाई। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पीछे का जिसे हम पोस्टीरियर बोलते हैं या डॉर्सल भी बोल सकते हैं, एंड आगे का एंटीरियर या आगे का, यानी ए से आप आगे भी आ सकते हैं, पी से पीछे। ये हम हिंदी में पीछे नहीं है, हमारे हिंदी से काफी कुछ लिया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर लैंग्वेज, वो भी मैं यहाँ बताना चाह रहा था। तो पोस्टीरियर एंड डॉर्सल
होता है एंड एंटीरियर एंड वेंट्रल होता है, आगे का। अब ये क्या करते हैं, ये नर्व फाइबर इसको पीछे लेके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड के। अब यहाँ पे एक रिले सिस्टम होता है, एक रिले की जगह होती है जिसे हम बोलते हैं डॉर्सल रूट गैंग्लिया। एंड गैंग्लिया का मतलब होता है, जैसे आपने देखा होगा बिजली, हमारे यहाँ बिजली की जो तारें जुड़ती हैं हमारे घरों में, तो उसमें एक रिले सिस्टम होता है। एक जगह से बिजली प्लग पॉइंट से शुरू होती है और आगे जाके एक जगह रिले होती है। उस रिले को हम बोलते हैं यहाँ पे गैंग्लिया। गैंग्लिया का मतलब कुछ नहीं है, एक रिले सिस्टम है। अब ये जो इसको बोलते हैं हम डॉर्सल रूट गैंग्लिया, और इसके पीछे वाला जो ये हॉर्न है, जो हमने बोला पोस्टीरियर और डॉर्सल, उसको हम बोलते हैं क्या, ये बोलते हैं डॉर्सल हॉर्न। और ये डॉर्सल हॉर्न रिस्पॉन्सिबल है इस नर्व को सेंस करने के लिए, और उसको थोड़ा मॉड्यूलेट करने के लिए हमारा डॉर्सल रूट गैंग्लिया है, जहां पे और भी जगह से नर्व्स आके मिलते हैं, इसलिए हम उसे रिले सिस्टम बोलते हैं। अब आगे जब जाएंगे तो ये ग्रे मैटर ना, ये काफी 10 डिविजन्स में डिवाइडेड होता है। 10 डिविजन्स में उसे हम बोल देते हैं लैमिना। सॉरी फॉर माय हैंडराइटिंग, मेरा टेबल थोड़ा शेक कर रहा है, बट ठीक है। जिसे हम बोलते हैं 10 लैमिनास। 10 लैमिनास में इसे डिवाइड किया गया है, जो कि मैंने भी आपको बताया स्पाइनल कॉर्ड का बटरफ्लाई सिस्टम होता है, बटरफ्लाई जैसा शेप होता है। एंड इसके जो ये डॉर्सल रूट गैंग्लिया है और डॉर्सल हॉर्न, सॉरी, जो मैंने आपको बताया अभी, डॉर्सल हॉर्न जो कि डॉर्सल रूट गैंग्लिया के बाद आता है, वो करीब 10 प्रकार से डिवाइडेड होते हैं, जिसे हम रेक्स भी बोलते हैं या लामिना भी बोलते हैं। नाउ इसमें क्यों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, ये अगेन एक बहुत मेजर रिले सिस्टम होता है जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होता है। ये आपको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप पेन पाथवे नहीं समझेंगे तो आगे आप अपने पेन का इलाज अप्रोप्रिएट फिजिशियन के पास कैसे कराएंगे। इसलिए मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ी जानकारी हो कि पेन को कभी भी अवॉइड नहीं करना है, पेन को हमेशा तुरंत एड्रेस करना है। मूविंग फॉरवर्ड, अब यहां से क्या होता है, यहां से बहुत सारे डिफरेंट सबसेट्स ऑफ सेल्स होते हैं जो प्रोजेक्ट करते हैं अपने एक्सॉन्स को। प्रोजेक्ट मतलब अब यहां से, ये जो हमने पीछे का डायग्राम बनाया था कि यहां से नर्व फाइबर आया था यहाँ पे, और यहाँ नर्व टर्मिनल्स थे और यहाँ टिश्यू था। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे आके ये रिले होता है, रिले होके ये क्रॉस करते हैं ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। तो सपोज अगर मुझे राइट हैंड में दर्द है तो ये क्रॉस करके मेरे लेफ्ट में आएगा, लेफ्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, और लेफ्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड से ये ऊपर की तरफ जाएगा, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। इस जो ट्रैक का नाम है, ये जो ऊपर जाती है हमारे मस्तिष्क में, उसे हम बोलते हैं स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट है जो क्रॉस करता है मिडलाइन को एंड अपने एंटीरियर व्हाइट मैटर में और एंटीरियर व्हाइट कमीशन में पहुंचता है, यानी कि हमारे ब्रेन के मस्तिष्क में पहुंचता है, हमारे ब्रेन में पहुंचता है, और कॉन्ट्रालैटरल साइड में पहुंचता है। कॉन्ट्रालैटरल का क्या मतलब है, कॉन्ट्रालैटरल का मतलब वही कि ऑपोजिट पार्ट में पहुंचता है। जैसे यहाँ पे अगर मुझे राइट हैंड से है निकल रहा है सेंसेशन, तो यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जो मेरे पीछे है, स्पाइनल कॉर्ड में वो ऑपोजिट साइड ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और लेफ्ट पार्ट से ऊपर जाएगा। एंड देन फाइनली क्या होता है, फाइनली ये जो कि मैं आपको समझाना चाह रहा था, अब जब ये ऊपर जाता है स्पाइनल कॉर्ड से, हमारा स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट यहां से अब ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके ये कहां मिलता है, ऊपर जाके ये यहाँ पे एक जगह होती है जिसे हम थैलेमस बोलते हैं। थैलेमस। अब ये थैलेमस क्या है, इट इज द मेजर बड़ा रिले सेंटर लोकेटेड इन द ब्रेन, जो कि वहां पे सारे नर्व सेंसेशन जो हमारे बॉडी के हैं वहां आके रिले होते हैं, ये वाली। अब ये जो यहाँ रिले हो रहा है, ये यहां से फाइबर्स देता है बहुत अलग अलग जगहों को, जिसपे हम सबसे इंपॉर्टेंट माइंड यू, अमिगडला। अमिगडला का क्या मतलब है, अमिगडला जो मैं बताना चाह रहा हूं, अमिगडला का मतलब ये है कि ये वो एरिया है हमारे शरीर का, हमारे ब्रेन का, जो कि हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। सो इसलिए जब भी आपको दर्द होता है और बार बार होता रहता है, आप डिप्रेस हो जाते हैं। इसीलिए क्रॉनिक पेन का पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है, और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू ट्रीट द क्रॉनिक पेन एज सून एज पॉसिबल।
इनफैक्ट नॉट, आपको उसको डेवलप ही नहीं होने देना चाहिए, आप अपना अक्यूट पेन तुरंत ठीक करना चाहिए। एंड देन फाइनली, सिर्फ इतनी ही जगह नहीं, ये फाइबर्स और भी जगह देती हैं जिसको हम हाइपोथैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस हमारे शरीर का वो पार्ट है जो हमें जगाता है, हमें भूख देता है, हमें हमारी ब्लड प्रेशर, हमारे हार्ट रेट को कंट्रोल करता है। और क्योंकि हमें जब बार बार दर्द होता है तो हमें भूख नहीं लगती है, हमारा एपेटाइट, हंगर, भूख लगने की क्षमता कम हो जाती है, इट डिक्रीजेस। नॉट ओनली दिस, हम परेशान होते हैं, हमारा हार्ट रेट बढ़ने लग जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, और उसके कारण बहुत सारे कारण हैं। और ब्लड प्रेशर के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि MI हो सकता है, मायोकार्डियल इंफार्क्शन, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर के कारण किडनी खराब हो सकता है। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम इसको कंट्रोल करें। ये सिर्फ अमिगडाला नहीं है, लिम्बिक सिस्टम, कॉर्टिकल कनेक्शन तो देता ही है। लिम्बिक सिस्टम भी वो एरिया है जो हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, जहां पे हम मेमोरीज स्टोर करते हैं या कन्वर्ट करते हैं। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जगह है जिसको वो कनेक्ट करता है, थैलेमस। और क्योंकि ये कनेक्ट करता है, इसीलिए हमारे में ये सब प्रॉब्लम होता है, हम डिप्रेशन में जाते हैं, हम परेशान होते हैं, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमें भूख नहीं लगती है। एंड इतना ही नहीं, ये आगे जाके ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स में भी जाता है। ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स, ऑर्बिटल फ्रंटल कॉर्टेक्स यानी हमारा आगे का हिस्सा ब्रेन का, जो हमारी पर्सनालिटी को कंट्रोल करता है। इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम उसे देखें, हम क्रॉनिक पेन को समझें, और उसके लिए हम आपके पास हमारे जैसे बहुत पेन फिजिशियंस हैं, मेरे जैसे बहुत पेन फिजिशियंस हैं जिनको काफ़ी नॉलेज है। और अगर हम चाहें और बाकी डॉक्टर कम्युनिटी भी चाहे, जो पेन फिजिशियंस नहीं है, वो डेफिनेटली एक अच्छे पेन फिजिशियन को अपने पेशेंट्स को रेफर कर सकते हैं, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो पाए, या दे कैन एब्सोल्युटली प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन। और इफ दे हैव डेवलप्ड क्रॉनिक पेन, they can definitely control it if they are sending, or if you are going to the correct physician who is well versed and well read in pain and pain medicine. So आज के लिए इतना ही। अगर आपको मुझसे कुछ भी पूछना है, प्लीज कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आई एम वेरी सॉरी अगर मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट मेरी यहाँ कोशिश पॉपुलैरिटी नहीं है। डेफिनेटली एवरीवन वांट्स टू गेट पॉपुलर। मेरा ये इंटेंशन यहाँ बिल्कुल भी नहीं है। मैं जब अपने पेशेंट्स को देखता हूँ या बहुत और भी जगह देखता हूँ कि पेन के बारे में कितना कम जानकारी लोगों को है, इनफैक्ट कितने अच्छे डॉक्टर्स हैं जो अपने फील्ड में अच्छे हैं, लेकिन उनको पेन की इतनी जानकारी नहीं है, तो मुझे बहुत दुख होता है। और मुझे लगता है कि कुछ मैं ऐसा कर सकूँ जिससे पेन का अवेयरनेस बढ़े, पेन मेडिसिन का अवेयरनेस बढ़े, तो उसमें ये मेरी छोटी सी कोशिश है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर उसे लाइक करिए और उसे फॉरवर्ड कर सकते हैं। एंड आई एम रियली थैंकफुल दैट आप मेरा वीडियो देख रहे हैं या आप मुझे कहीं से भी पसंद करते हो। नमस्ते।